हेलो बच्चों, मैं अशोक सर और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मॉडर्न कॉमर्स बाय अशोक सर। और आज मैं आपके लिए क्लास 11th अकाउंटेंसी का एक चैप्टर लेकर के आया हूं और उस चैप्टर का नाम है डेप्रीशिएशन, है ना। तो आज मैं इसी डेप्रीशिएशन पे क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। तो वो डेप्रीशिएशन है ना, डेप्रीशिएशन होता क्या है। डेप्रिसिएशन जो होता है वो हमेशा आपके फिक्स एसेट्स पे होगा। किस पे? फिक्स एसेट्स पर। तो बाबू डेप्रिसिएशन जो है फिक्स एसेट्स, तो फिक्स एसेट्स बाबू जैसे हो सकता है कोई मशीन हो सकता है कोई फर्नीचर हो सकता है कोई कंप्यूटर हो सकता है कोई मोटर साइकिल, और भी बहुत सारे फिक्स एसेट्स हो सकते हैं। तो बाबू दुनिया में क्या होता है कि 2 ही 3% ऐसे फिक्स एसेट्स होंगे जिसका की वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है। नहीं तो 90 to 95% फिक्स एसेट्स ऐसे हैं उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा घटते चली जाती है ना। कोई भी फिक्स एसेट्स का वैल्यू घटता क्यों है, क्या कारण है जिसका कि फिक्स एसेट्स का वैल्यू घट जाता है। तो अब अगर मान के चलिए कि मैं अगर इस मोटरसाइकिल को लेकर के चलता हूं, तो भाई मोटरसाइकिल को अगर हम खरीदे हैं, इसको परचेज किए हैं, तो क्या हम अपने जीवन काल तक हम इसको यूज कर सकते हैं? क्या हम अपने लाइफ टाइम तक इसको यूज कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी एसेट जो होता है उसका एक लाइफ होता है, उसका एक वर्किंग टाइम होता है, वर्किंग लाइफ होता है, और उसके बाद उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो जीरो क्यों हो जाती है? क्योंकि जिस एसेट्स को हम यूज कर रहे हैं बाबू वो एसेट्स क्या हो रहा है, धीरे धीरे खराब हो रहा है ना। उस एसेट्स का इंजन धीरे धीरे क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। उस गाड़ी की कलर धीरे धीरे क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। उस गाड़ी का क्या हो रहा है, धीरे धीरे रिपेयर की जरूरत पड़ रहा है, धीरे धीरे वो कमजोर होता जा रहा है। ठीक है, तो इसी कारणों से क्या होता है कि फिक्स एसेट्स की वैल्यू क्या होती है, धीरे धीरे घटता चला जाता है। हमने क्या बोला बाबू, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है ह्रास, और ह्रास का मतलब होता है धीरे धीरे कम होना, ना कि बाबू ह्रास, है ना। ह्रास का मतलब क्या होता है, उसकी वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाना। तो यहाँ जीरो नहीं हो रहा, बल्कि किसी भी फिक्स एसेट्स के वैल्यू धीरे 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 कम हो रहा है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर लेके चलता हूं, अगर मैं कोई एक मोटरसाइकिल खरीदा हुआ हूं, क्या खरीदा हुआ है, मोटरसाइकिल, और इस मैं मोटरसाइकिल को मैं परचेज करते समय मुझे 50,000 रुपया लगेगा। कितना बाबू, 50,000 का। लेकिन अगर 1 साल के बाद, है ना, आफ्टर 1 ईयर अगर हम इसे बेचना चाहेंगे तो क्या मुझे यही 50,000 रुपया मिलेगा? क्या, बिल्कुल नहीं, है ना। क्योंकि ये गाड़ी क्या हो चुकी है, खराब, धीरे धीरे कमजोर हो चुकी है, गाड़ी का कलर थोड़ा सा खराब हो गया है, और भी धीरे धीरे इसमें कई कमियां आ चुकी है ना। तो अब मुझे इस गाड़ी की कीमत जो है हो सकता है 45,000 मिले। कितना मिले, 45,000। तो बाबू इस मोटरसाइकिल का कीमत क्या घट गया, यानी 5,000 घट गया ना। तो इसी घटे हुए कीमत को हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं, है ना बाबू, यानी कि ह्रास कहते हैं। तो अब किसी भी एसेट्स का वैल्यू अचानक ह्रास से जीरो नहीं होता, अचानक पूरा कंप्लीट जीरो नहीं हो सकता। जैसे अगर इसका 50,000 है तो अचानक से ये जीरो नहीं हो जाएगा, बल्कि इस एसेट्स का वैल्यू क्या होगा, धीरे 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 कम होगा। बात समझ में आया? तो उसी घटे हुए कीमत को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। क्लियर है? तो बाबू अगर कोई भी फिक्स एसेट्स है, जैसे मान के चलिए कि हमने अभी क्या बोला बाबू, कि जो हमने कोई मोटरसाइकिल अगर खरीदा था, मोटरसाइकिल हमने खरीदा था, क्लियर है, उसकी कीमत थी कितने बाबू, 50,000 रुपए। क्लियर है? और बाबू इस मोटरसाइकिल का वर्किंग लाइफ है बाबू 10 ईयर्स, यानी कि 10 साल के बाद क्या होगा, इसकी वैल्यू बिल्कुल जीरो होगा। क्लियर है? और कह रहा है क्या कि इस मोटरसाइकिल का जो कीमत जो है वो पर ईयर जो है आपका 10% से वो घटता
जाएगा। कितना परसेंट से बाबू? 10% से घटता जाएगा। क्लियर है? तो 5000 का 10% जो है वो कितना घट गया बाबू? यानी कि 5000 घट गया। क्लियर है? 10% ये तो आपको जानते ही होंगे, यानी कि 50,000 का 10% बाबू बोले तो कितना निकलेगा सॉल्व करने के बाद? 5000। क्लियर है? तो बाबू यानी कि इसकी कीमत 5000 रुपए घट गया, तो यानी कि आफ्टर 1 ईयर अब इस एसेट्स की वैल्यू कितनी हो गई? 45,000 रुपए। क्लियर है? फिर अगले साल 5000 रुपए क्या हो गया? फिर घट गया, यानी कि सेकेंड ईयर में अब इसकी कीमत क्या हो जाएगा? 40,000। फिर 5000 रुपया घट गया, है ना? अब इसकी कीमत क्या हो गया? 35,000। यानी तीसरे साल में अब इसकी कीमत क्या हो गया? 35,000। फिर 5000, यानी कि अब हो गया कितना? चौथे साल में 30,000। फिर आपका 5000, यानी कि पांचवें साल में 25,000। फिर 5000 रुपये घट गया, यानी कि अब जो है 6 ईयर में कितना हो गया? 20,000। फिर 5000 रुपये घट गया, तो अब 7वें ईयर्स में अब इसकी कीमत क्या हो गया? 15,000। फिर 5000 रुपये घट गया बाबू, तो अब कितना हो गया? 10,000, है ना? फिर 5000 घट गया, तो अब इसकी कीमत कितना हो गया? 9,000। और 5000 रुपये फिर घट गया, तो 10वें साल में इसकी वैल्यू कितना हो गया? 0 हो गया। तो अभी हमने क्या बोला बाबू कि किसी भी एसेट्स का जो वर्किंग ईयर होता है, वर्किंग लाइफ जो होता है, उस वर्किंग लाइफ के बाद क्या होता है? उसकी वैल्यू 0 हो जाता है ना? और उस 10 साल के बाद अब जो ये गाड़ी यानी इस मोटरसाइकिल जो बिकेगा वो किस में बिकेगा बाबू? स्क्रैप वैल्यू में बिकेगी। किस वैल्यू में बिकेगा? स्क्रैप वैल्यू में बिकेगी। क्लियर है? मतलब स्क्रैप का मतलब होता है रद्दी का भाव में बिकेगा, यानी कि कबाड़ी के भाव में बिकेगा। मतलब उस गाड़ी का जो मिलेगा वो जो लोहा फाइबर वगैरह आयरन वगैरह होगा ना बाबू, सिर्फ उसी का ही कीमत मिलेगा, है ना? तो रद्दी के भाव को ही हम लोग बोलते हैं बाबू स्क्रैप वैल्यू। तो बाबू अगर 0 है तो समझो अगर 5000 रुपए भी अगर मिल गया उस मोटरसाइकिल का, तो समझो कि बहुत मिल गया, है ना? तो अब एक चीज और हम समझाना चाहेंगे बाबू, है ना, कि अक्सर आप सुने होंगे, है ना, अक्सर आप सुने होंगे जब दीपावली का त्योहार आता है या दुर्गा पूजा आता है, तो अक्सर शोरूम वाले बोलते हैं एक्सचेंज ऑफर, है ना, पुरानी गाड़ी लाइए और नई गाड़ी ले जाइए। बाबू सुनने में कितना अच्छा लगता है, पुरानी गाड़ी लाइए और नई गाड़ी ले जाइए। तो क्या करते हैं बाबू, पुरानी गाड़ी को शोरूम में रख देते हैं और नई गाड़ी को उठा के लेके चल देते हैं क्या? जी नहीं। अगर ऐसा होने लगे तो मेरा गाड़ी कभी पुराना नहीं होगा। हम हर साल क्या करेंगे, प्रत्येक वर्ष जाएंगे और इस ऑफर का लाभ उठाएंगे और हर साल यानी प्रत्येक वर्ष क्या करेंगे, नया गाड़ी हम लेते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता बाबू। होता क्या है कि मान के चलिए कि जो एक्सचेंज ऑफर में है ना, तो आपको एक गाड़ी पसंद आ गई है ना, और उस मोटरसाइकिल का जो कीमत है बाबू, उसकी कीमत है आपका 1 लाख रुपीस। कितना बाबू? 1 लाख रुपीस। क्लियर है? और आपने बड़े ही ठाट से गए कॉलर उठाते हुए कि भाई पुराना गाड़ी ले जाइए और हमको एक नया गाड़ी दे दीजिए। बाबू शोरूम वाले तो आएंगे, आपको बड़ा ही प्रेम से बैठाएंगे, सर बैठिए, चाय पानी नाश्ता कीजिए, है ना। तो बोलेंगे सर आप कौन सा गाड़ी लेना चाहते हैं, कौन सा गाड़ी आपको पसंद है? तो आप बोलोगे क्या कि मुझे वो गाड़ी लेनी है ना, KTM लेना हो, ग्लैमर लेना हो, पल्सर लेना हो, जो भी गाड़ी लेना हो, है ना। तो सर उसकी कीमत है कितना? 1 लाख रुपए, है ना। अब वो शोरूम वाले क्या करेंगे, है ना, कहेंगे क्या कि सर आपकी कौन सी गाड़ी है? तो बोलोगे सर इतनी गाड़ी है। सर आप कितना में खरीदे थे उसे? 50,000 में खरीदे। कितना साल यूज किए सर? तो बोलेंगे क्या, आप बोलोगे क्या, मैं तो इसे 5 साल यूज किया हूँ। कितना तक बाबू? आप बोलोगे क्या कि मैं 5 साल तक यूज किया हूँ। क्लियर है? तो बाबू वो शोरूम वाला क्या करेगा,
अब जो शुरू से उसको डेप्रिसिएट करते जाएगा, उसकी वैल्यू को क्या करते जाएगा, घटाते जाएगा, और ये देखेगा कि 5 साल के बाद अब आपकी गाड़ी की कीमत क्या आ गई है। क्लियर है ना। तो बाबू 5 साल के बाद अब आपकी गाड़ी की जो कीमत लगाई गई है वो 25,000 रुपए लगाया गया। कितना, 25,000 रुपए। तो बाबू 1 लाख की गाड़ी को जो आप नई गाड़ी लेना चाहते हैं, और अब आपकी गाड़ी की कीमत की वैल्यू कितना लगाया है, 25,000। क्लियर है। तो बाबू रेस्ट अमाउंट जो हो गया वो हो गया 75,000। अब शोरूम वाला बोलेगा क्या बाबू कि सर 75,000 रुपये कैश और दीजिए और आप ये नई गाड़ी लेकर के जाइए। वही आपको लगेगा बाबू जोर का झटका धीरे से लगे। बात समझ में आया ना। तो अभी तो आपको लग रहा था क्या कि पुरानी गाड़ी पहुंचा करके और नई गाड़ी हम आराम से शोरूम से लेकर के चले जाएंगे। तो अब इस तरह से आपके एसेट्स की वैल्यू को क्या होगा, आप जितना साल यूज किए हो उतने साल उसकी एसेट्स के वैल्यू घटाते चला जाएगा, और जो आप जितने साल तक यूज किए हो उसके बाद देखा जाएगा कि उस एसेट्स का वैल्यू क्या है ना। तो अब हम लोग इस पर जो देखेंगे बाबू कि आखिर जो डेप्रिसिएशन लगता है, तो बाबू डेप्रिसिएशन का जो होता है वो उसे हम लोग 3 वर्ड के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और चलिए देखते हैं कि वो 3 वर्ड क्या क्या है, और तीनों का मतलब ही होता है घटना। यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ है ना कि आपके पास 3 वर्ड है मुझे नजर आ रहा है। एक है बाबू डेप्रिसिएशन, दूसरा है आपको एमोर्टाइजेशन, और तीसरा है डिप्लेशन। तीनों का मतलब ही सेम होता है, तीनों का मतलब ही होता है घटना, तीनों का मतलब ही होता है घटना। लेकिन ऐसा नहीं है कि घटना है तो कहीं पर भी हम इसकी वर्ड को क्या कर सकते हैं, किसी भी वर्ड को कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, जी नहीं, है ना। तो किस वर्ड को कहाँ यूज करना होगा उसे अभी हम लोग देखते हैं और समझते हैं ना। तो बाबू जिस प्रकार की एसेट्स है ना, एसेट्स में एक हो गया बाबू टेंजिबल एसेट्स, दूसरा हो गया बाबू इंटेंजिबल एसेट्स, और थर्ड हो गया बाबू वेस्टिंग एसेट्स, है ना। टेंजिबल एसेट्स आप लोग समझते हो बाबू, मूर्त संपत्ति किस कहते हैं, जिसे हम लोग देख सकते हैं और जिसे हम लोग छू सकते हैं, वैसे एसेट्स को बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स, है ना। तो टेंजिबल एसेट्स जैसे कोई कंप्यूटर हो सकता है, कोई फर्नीचर हो सकता है, मोटर कार हो सकता है, कोई मशीन हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, कोई फैन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो अब अगर इस फिक्स एसेट्स की वैल्यू अगर घटती है तो इसी घटे हुए कीमत को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो इसका मतलब टेंजिबल एसेट्स के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, डेप्रिसिएशन यूज करेंगे। क्लियर है। वही आपका है बाबू एक इनटेंजिबल एसेट जिसको बोलते हैं अमूर्त संपत्ति, जिसे हम लोग ना देख सकते हैं और जिसे हम लोग ना छू सकते हैं। तो वो आपका है इनटेंजिबल एसेट्स कौन सा, पेटेंट राइट, और दूसरा बाबू गुडविल, है ना। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, कॉपीराइट, है ना। तो अगर इसकी वैल्यू अगर घट रही है, अगर इसका आपका वैल्यू घट रहा है ना, मूल्य घट रहा है, तो बाबू इसकी कीमत के घटने को हम लोग एमोर्टाइजेशन कहते हैं। तो इसका मतलब इनटेंजिबल के लिए क्या यूज करते हैं, एमोर्टाइजेशन, है ना। और वेस्टिंग एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स का मतलब क्या हुआ बाबू, जो जैसे कोल माइंस हो गया, कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री हो गया, कोई प्लांट हो गया, है ना। अगर उसकी वैल्यू अगर धीरे धीरे घट रहा है ना तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डिप्रेशन। बात समझ में आया बाबू। तो टेंजिबल एसेट्स के लिए डेप्रिसिएशन, इनटेंजिबल एसेट्स के लिए एमोर्टाइजेशन, और वेस्टिंग एसेट्स के लिए बाबू डिप्लेशन यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग इसमें से फिलहाल हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, डेप्रिसिएशन। तो इसी के बारे में हम लोग मेन फोकस, मेन चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, और डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन और डिप्लेशन का मतलब होता है किसे कहाँ कहाँ यूज करना है। तो आज मैं आपको जो बताऊंगा, अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ डेप्रिसिएशन के कुछ जर्नल एंट्रीज के स्ट्रक्चर, है ना। और उस जर्नल एंट्रीज के पहले क्या करना पड़ेगा, आपको उस स्ट्रक्चर को पहले समझना पड़ेगा। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा मेथड कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, है ना। तो चलिए मैं अभी आपको जर्नल एंट्रीज का स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूं।
तो डेप्रिसिएशन अकाउंट का कुछ जर्नल का स्ट्रक्चर है, पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं, है ना। तो बाबू ध्यान दीजिएगा सबसे पहले कि जाहिर सी बात है कि एसेट्स को हम लोग पहले ही खरीदेंगे, उसके बाद ही तो हम उसको यूज़ करेंगे, और जब यूज़ करेंगे तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे घटेगी। तो चलिए सबसे पहले हम उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहला है आपका फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, है ना, यानी कि एसेट्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, ठीक है। तो क्या आ रहा है बाबू, एसेट्स आ रहा ना। तो बाबू एसेट्स को हम लोग दो तरह से खरीद सकते हैं, या तो कैश में खरीद सकते हैं, या तो क्रेडिट में खरीद सकते हैं, या तो कैश और क्रेडिट दोनों में खरीद सकते हैं, है ना। अगर हम लोग कैश में खरीदे बाबू तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या ऑब्लिक बैंक, या तो आप कैश लिखें या तो बैंक लिखें। अगर आप क्रेडिट में खरीद रहे हैं तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, है ना। और अगर आप दोनों में 50-50 खरीद रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ बाबू, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। क्लियर है। सेकेंड एंट्री है आपका फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ एसेट्स। इंस्टॉलेशन मतलब होता है बाबू स्थापित करना। जो हम एसेट्स को खरीद करके लाए हैं तो उसे हो सकता है कि उसे स्थापित करना पड़ जाए, उसे बैठाना पड़ जाए, उसे लगाना पड़ जाए, तभी हम उसको यूज कर सकते हैं। तो एसेट्स को इंस्टॉल करने के लिए इसकी एंट्री क्या होगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ठीक है। तो वो थर्ड है। अब हम लोग वो क्या हुए हैं, खरीद भी लिए, इंस्टॉल भी कर लिए, और अब हम उसको क्या किए, यूज किए। अब यूज किए तो हो सकता है 6 महीना यूज किए, 5 महीना यूज किए, 1 साल यूज किए, है कि नहीं। अब 1 साल अगर हम उसे यूज किए हैं तो डेप्रिसिएशन तो लगेगा, उसकी वैल्यू तो घटेगा, तो डेप्रिसिएशन अब कर रहे हैं, ठीक है, यानी एसेट्स की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं ना। तो फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स, है ना, तो इसकी एंट्री जो हो जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। क्लियर है ना। क्यों डेप्रिसिएशन क्यों डेबिट हो रहा, क्योंकि डेप्रिसिएशन फर्म के लिए क्या है, लॉस है, और हम लोग जानते हैं नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, इसलिए वो क्या हो गया बाबू, डेबिट हो गया। क्लियर है। फोर्थ है आपका जो डेप्रिसिएशन होता है उस डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ता है बाबू, पीएल अकाउंट में हमें ट्रांसफर करना पड़ता है, यानी कि हमें पीएल अकाउंट में उसे क्या करना पड़ता है, उसे ले जाना पड़ता है। 1 साल का जो भी खर्च होता है, जो भी इनकम होता है, जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी लॉस होता है, उसे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही ट्रांसफर करना पड़ता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये बाबू कि जब भी हम लोग एक अकाउंट को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो वो जस्ट अपोजिट ट्रांसफर होता है, कभी सीधा नहीं। अगर डेबिट है तो ट्रांसफर करते समय वो क्रेडिट हो जाएगा, और अगर क्रेडिट है तो ट्रांसफर करते समय डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बाबू, डेप्रिसिएशन आपका क्या है, तो डेप्रिसिएशन यहाँ पर है आपका डेबिट में, ठीक है, और ट्रांसफर इसको कहाँ कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जाहिर सी बात है डेबिट से क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और जिसमें ट्रांसफर कर रहे हैं वो हो जाएगा डेबिट। तो इसकी एंट्री जो बनेगी वो होगा प्रॉफिट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर बाबू। तो बाबू हमने खरीदा भी, इंस्टॉल भी कर लिया, यूज किए, 3 साल मान को चलो बाबू हम लोग यूज किए, तो यानी कि ये दो एंट्री क्या होगा ना, रिपीटेड एंट्री है ना। अब ये दोनों एंट्रीज नहीं होगा, बल्कि ये दोनों एंट्रीज क्या होगा, रिपीट करेगा, ठीक है, यानी जितना साल तक हम उसको यूज कर रहे हैं उतने साल तक ये दोनों एंट्री रिपीट होते जाएगा। क्लियर है। अब चलो बाबू 3 साल के बाद अब मुझे क्या करना है, ये एसेट्स को रखना नहीं है, मुझे उस एसेट्स को क्या करना है, बेच देना है, ठीक है। तो अब बेचेंगे तो क्या होगा, तो फॉर सेल ऑफ एसेट्स, तो बेचेंगे तो यहाँ पर भी 2 बातें होगी बाबू, या तो हम कैश में बेचेंगे या तो हम क्रेडिट में बेचेंगे। क्लियर है। तो बाबू अगर देखिए, अगर हम कैश में बेच रहे हैं तो कैश आ रहा है और एसेट्स जा रहा है, इसकी एंट्री जो बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। और अगर वही चीज को अगर हम लोग क्रेडिट में बेच रहे हैं, यानी उधार में अगर सोल्ड कर रहे हैं, तो इसका एंट्री होगी बाबू डेटर्स अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। क्लियर है ना। और अगर दोनों में बेच रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर बेचने से 2 ही चीज हो सकता है, या तो बेचने के बाद आपको प्रॉफिट होगा या तो बेचने के बाद आपको लॉस होगा। क्लियर है। अगर आपको बेचने से क्या हो रहा है, ध्यान देना, सबसे पहला एंट्री जो बताया लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, यानी उस एसेट्स को बेचने से क्या हो रहा है, मुझे लॉस हो रहा है। तो लॉस की जो एंट्री होगी बाबू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। क्लियर है। और अगर प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स,
तो इसकी एंट्री जस्ट उल्टा होगा, यानी एसेट्स अपॉन डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? तो ये कुछ आपके जर्नल एंट्रीज के कुछ स्ट्रक्चर हैं जो हमें पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ये याद भी करना पड़ता है। याद नहीं करना बाबू, समझना है। ठीक है, तो मैं अब जो बताऊंगा मेथड कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन। ठीक, तो बाबू डेप्रीशिएशन जो लगाने का मेथड है ना, एसेट्स के वैल्यू को जो कम करने का मेथड है, वो एसेट्स का डेप्रीशिएशन कैलकुलेशन करने का दो मेथड है ना। एक है आपका पहला फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है ना। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड को ही कहा जाता है स्ट्रेट लाइन मेथड है ना। इसी को ही कहा जाता है ओरिजिनल पोस्ट मेथड है ना। तो अब थोड़ा ध्यान देना, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड को शॉर्टकट में FIM भी लिख सकते हैं और स्ट्रेट लाइन मेथड को SLM भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपके क्वेश्चन में शॉर्ट में ही ज्यादातर दिए हुए रह सकते हैं। क्लियर है? तो फर्स्ट में हो गया। दूसरा जो है डेप्रिसिएशन निकालने का जो मेथड बाबू, वो है आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है ना। और इसी का ही दूसरा नाम है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को हम लोग DBM भी बोल सकते हैं और रिटन डाउन वैल्यू मेथड को शॉर्टकट में WDV भी बोल सकते हैं। क्लियर है? तो आज मैं आपके सामने जो डिस्कस करूंगा वो आज सिर्फ और सिर्फ फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के बारे में डिस्कस करूंगा कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड को समझते हैं, है? तो अब हम लोग इस कैलकुलेशन को करेंगे है ना। और हम लोग पहले मेथड को पढ़ने जा रहे हैं, अब वो है SLM यानी स्ट्रेट लाइन मेथड है ना। तो स्ट्रेट लाइन मेथड से यहाँ पर आपका कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना। तो इस क्वेश्चन को समझाने के पहले है ना, मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ ईयर के बारे में। ठीक है, ईयर हो गया बाबू, जैसे कि कैलेंडर ईयर और दूसरे कॉमर्स में हम लोग जो पढ़ते हैं वो दो तरह के ईयर को पढ़ते हैं, एक कैलेंडर ईयर और दूसरा होता है कंपनी ईयर। तो कैलेंडर ईयर क्या होता है बाबू, थोड़ा ध्यान दीजिए। कैलेंडर ईयर क्या होते हैं बाबू? कैलेंडर ईयर जो होता है वो होता है आपका 1 जनवरी से शुरू होगा और वो आपका 31 दिसंबर तक हो जाकर से क्या होता है, ईयर एंड हो जाता है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर 1/1/2002 को अगर शुरू होता है तो उसी ईयर के 31 दिसंबर 2002 को क्या होगा, कंप्लीट होगा। क्लियर है? तो बाबू इस तरह के ईयर को, यानी जो जनवरी में शुरू हो और दिसंबर में एंड हो जाए, उसे हम लोग कहते हैं कैलेंडर ईयर, जो हम लोग घर में लगाते हैं बाबू। ठीक है, उसी ईयर को हम लोग कहते हैं कैलेंडर ईयर। दूसरा होता है कंपनी ईयर। तो अब कंपनी ईयर क्या होता है? तो कंपनी ईयर जो होते हैं वो होता है आपका 1 अप्रैल को शुरू होगा है ना, और 31 यानी अगले साल के 31 मार्च को क्या होता है, वो कंप्लीट होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर 1 अप्रैल 2002 यानी कि 1/4/2002 को अगर वो शुरू होता है तो वो आपका 31 मार्च 2003 को जाकर के कंप्लीट होगा, यानी कि अगले साल के मार्च में कंप्लीट होता है। क्लियर है? तो बाबू हम लोग जो है कि इस ईयर को कैसे समझते हैं, जैसे लिखते हैं 2002 2003। क्लियर है ना? तो जब ये दो ईयर का लिखा हो ना बाबू कि 2002 2003, तो इसका मतलब ही हो जाता है कंपनी ईयर। जैसे और भी लिख सकता है 2005 2006 है ना, उसी तरह से और भी आपका लिखा हो सकता है। तो इसका मतलब ही क्या हुआ, तो इसका मतलब ही हुआ बाबू कि 1 अप्रैल 2002 को अगर शुरू हुआ है तो इसका मतलब यानी कि 3 है, तो इसका मतलब अगले साल के 31 मार्च 2003 को क्या होगा, कंप्लीट होगा। क्लियर है? तो जब भी इस तरह का 2 साल का जब लिखा हो, जोड़ा हो बाबू, तो इसे हम लोग कंपनी ईयर समझते हैं। क्लियर है? कि अप्रैल मार्च में शुरू होगा और सॉरी अप्रैल 2005 में शुरू होगा और मार्च के 2006 को कंप्लीट होगा। क्लियर है? वही अगर हम लोग कंपनी ईयर की कैलेंडर ईयर की बात करें तो कैलेंडर ईयर को हम लोग इस तरह से लिखते हैं 2009 2010
2020 बात समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ बाबू, तो इसका मतलब यही हुआ कि आपका 1 जनवरी 2009 को शुरू हुआ है और उसी ईयर के 31 दिसंबर 2009 को ही क्या हुआ बाबू, कंप्लीट हुआ, है ना। तो अभी हमें इसे समझने के लिए अब मुझे ये समझना होगा कि डेप्रिसिएशन के लिए हम लोग मंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। कि क्या सर हम लोग यूज करना शुरू हुए तो क्या उस ईयर में जितना हम यूज करेंगे, चाहे 1 दिन, चाहे 2 दिन, चाहे 1 महीना, चाहे 6 महीना, तो क्या पूरा 1 साल का लगता है? जी नहीं बाबू। डेप्रिसिएशन जो लगता है, हम जिस ईयर की बात करें, यानी जिस सेशन की मैं बात कर रहा हूँ, जिस फिनेंशियल ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, उस फिनेंशियल ईयर में एसेट्स को मैं जितने महीने के लिए यूज किया हूं उतना महीने का ही उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है ना। मतलब उतने महीने का ही एसेट्स के वैल्यू को कम किया जाता है, ठीक है। जैसे मैं समझाता हूं एग्जांपल के तौर पर। हाँ, तो मैं बाबू कैलेंडर या सॉरी कंपनी ईयर में लेकर के समझाऊंगा, ठीक है। जिस तरह से कंपनी ईयर जो शुरू होगा, अभी मैंने आपको बताया अप्रैल टू मार्च। अप्रैल यानी कि बाबू 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 and 3। ऐसी बात है बाबू कि अप्रैल यानी कि आपका दिसंबर तक होगा, उसके बाद तो फिर आपका जनवरी फरवरी शुरू होता है कि नहीं। तो अब यहाँ पर ये समझना होगा कि मान के चलिए बाबू कि हम लोग बात कर रहे हैं 2002 और 2003 की मैं बात कर रहा हूँ, किसका? 2002-3 की मैं बात कर रहा हूँ, क्लियर है ना। तो हमें सिर्फ अगर हम अभी 2003 में है, हमें सिर्फ 2003 के लिए ये देखना होगा कि हम एसेट्स को कितना महीना यूज किए, ठीक है ना। तो मेन ये देखना होगा बाबू कि खरीदे कब है और उसको यूज कब तक किए हैं, है ना। मतलब जिस ईयर फिनेंशियल ईयर की मैं बात कर रहा हूं उसमें कब खरीदे हैं और उसको यूज कब तक किए हैं, है ना। बस उतना महीने का ही गिन करके उतने महीने से ही एसेट्स को डेप्रिशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर कि अगर कोई हम 1 अप्रैल को खरीदते हैं बाबू, क्या करते हैं 1 अप्रैल को, और इस 1 अप्रैल को खरीदें, लेकिन इस फिनेंशियल ईयर में हम कुछ ना तो कुछ और एसेट्स खरीदे हैं ना तो कुछ और एसेट्स बेचे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 1 अप्रैल को खरीदा हूं और सीधा 31 मार्च तक मैं उसे यूज किया हूं, है ना। तो इसका मतलब कितना यूज किया हूं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8, क्लियर है ना। तो यानी कि पूरे 12 महीना मैंने उसे क्या किया? यूज किया, क्लियर है। उसी चीज को समझिएगा बाबू कि अगर मैं 1 अक्टूबर को खरीदा हूं, कब बाबू? 1 अक्टूबर, तो जाहिर सी बात है अगर हम 1 अक्टूबर को खरीदे हैं तो 1 अक्टूबर से ही ना मैं यूज कर रहा हूं इसे, तो अक्टूबर यूज करूंगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। इसका मतलब कि 1 2 3 4 5 6 यानी 6 महीना मैंने इस साल यूज किया हूं, तो इसका मतलब उस पर डेप्रिसिएशन भी कितना लगेगा? 6 महीने का ही लगेगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा देखते हैं कि अगर मैं इसी एसेट्स को अगर 31 दिसंबर को खरीदता हूं, कब बाबू? 31, तो क्या 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन लगना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मैं इस मंथ के लास्ट डेट में खरीदा हूं, यानी 31 दिसंबर को खरीदा हूं, तो क्या मैं इस मंथ में यानी कि 12वें महीने में क्या मैं इसे यूज कर पाया हूं क्या? जी नहीं। तो जब भी इसे यूज करूंगा तो कब से? अगले मंथ से। तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन जो लगेगा जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। मतलब एसेट्स की वैल्यू को 3 महीने के लिए कम करना पड़ेगा, क्लियर है। अब और आगे देखते हैं। मान के चलिए बाबू कि अगर मैं 15 अक्टूबर को खरीदता हूं, कब? 15 अक्टूबर को, ठीक है ना। तो अब 15 अक्टूबर को यानी कि इसमें अक्टूबर मंथ में मैं 15 यानी कि कह सकते हो हाफ मंथ, है ना। उसके बाद 1 महीने 2 3 4 5, है ना, यानी कि 5.5 महीने में उसे यूज किया, तो डेप्रिसिएशन भी कितना लगेगा बाबू? 5.5 महीने का, ठीक है ना। अब यही अगर एक बात और देखा जाए कि अगर 31 मार्च को मैं यूज करता हूं, कब? 31 मार्च को मैंने इस एसेट्स को खरीदा हूं, तो क्या 2002-3 में क्या उस एसेट्स की वैल्यू पे डेप्रिसिएट होगा? क्या उस एसेट्स की वैल्यू कम होगा?
तो बिल्कुल नहीं बाबू। क्यों? क्योंकि मैं इस सेशन के, इस फिनेंशियल ईयर के मैं क्या खरीदा हूं, बिल्कुल लास्ट डेट में, है ना, यानी 31 मार्च को। तो मैं जब भी यूज करूंगा तो वो अगले साल में, यानी अगले सेशन के मैं अप्रैल से यूज करना शुरू करूंगा। क्लियर है? इसका मतलब कि इस सेशन में आपका कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। तो बाबू इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मंथ का कैलकुलेट करते हैं। कुछ नहीं करना बाबू, बस यही ध्यान देना है कि कब खरीद रहे हैं और ईयर कब कंप्लीट हो रहा है, दिसंबर या मार्च, है ना। तो अगर इस मार्च में कंप्लीट हो रहा है और अक्टूबर में खरीद रहे हैं तो कुछ नहीं करना, अक्टूबर यानी मार्च तक, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अगर बोल रहा है क्या कि आपने जुलाई में खरीदा है और 31 मार्च को खत्म होने वाला ईयर है, तो इसका मतलब जुलाई, तो गिन दीजिए ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 9 महीने का लगेगा। क्लियर है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, पहले मंथ को कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए बाबू अब हम लोग इसका सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि आखिर स्ट्रेट लाइन मेथड से कैसे सॉल्व। तो बाबू आज हम एक क्वेश्चन देखेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड पे, है ना। तो बाबू स्ट्रेट लाइन मेथड से हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है ना। तो क्वेश्चन है बाबू कि ऑन 1 अक्टूबर 2005 परचेज द मशीन ₹45,000। हम लोग जो है कि 1 अक्टूबर 2005 को एक मशीन खरीद रहे हैं जिसकी कीमत है 45,000 रुपए, है ना। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। मतलब कि एसेट्स जो भी है उसे क्या करना है, प्रत्येक वर्ष यानी पर ईयर जो है उसे 10% से डेप्रिसिएट करना है, यानी हर साल क्या करना है, 10% से कम करना है। आ गया? क्लियर है। उसके बाद है एंड ऑफ ईयर, है ना। एंड ऑफ ईयर क्या है, 31 मार्च, यानी कि साल की समाप्ति कब हो रही है, 31 मार्च। तो एक चीज बात पे ध्यान रहे, है ना, कि क्वेश्चन में हमें एंड ऑफ ईयर, ईयर को समझना बहुत जरूरी है कि ये कैलेंडर ईयर है या कंपनी ईयर है, क्योंकि उसी के ही बेसिस पे हम लोग क्या होगा, ईयर टू ईयर यानी मंथ टू मंथ हमारा कैलकुलेट होता है ना। तो इसका मतलब है 31 मार्च दिया हुआ बाबू, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कंपनी ईयर चल रहा है ना। और अभी कुछ देर पहले समझाए थे। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस क्या हो गया, 55,000, है ना। मतलब जो एसेट्स है उसको इंस्टॉल करने में हमें 5,000 और लग रहा है। क्लियर है। तो एक बात और भी बता देना चाहेंगे कि एसेट्स, अगर कोई भी एसेट्स को खरीदते हैं और उस एसेट्स पर अगर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करते हैं, चाहे रिपेयर करना हो, चाहे डेंटिंग करना हो, चाहे पेंटिंग करना हो, चाहे उसे इंस्टॉल करना हो, तो वो जो खर्च है ना उस एसेट्स के साथ जाकर के क्या होगा, ऐड हो जाता है। और जब ऐड होगा तो उसकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ बाबू कि हम लोग 45,000 रुपए में एक एसेट्स खरीद रहे हैं और उसे इंस्टॉल करने में 5,000 और लग गया। इसका मतलब अब उसका कॉस्ट ऑफ एसेट्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 50,000, है ना। और पास द जर्नल एंट्रीज फॉर 3 इयर्स, यानी हमें जो जर्नल जो पास करना है वो 3 सालों के लिए पास करना है। क्लियर है। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होता है। तो डेप्रिसिएशन निकालने का जो फॉर्मूला है बाबू वो है कॉस्ट ऑफ एसेट्स इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय 100, है ना। तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स अब क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ एसेट्स 45,000 और प्लस 5,000 यानी कि 50,000। क्लियर है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना बोल रहा बाबू, 10%, यानी कि 10/100। तो इसका मतलब अब इसकी जो हुआ डेप्रिसिएशन वो 5,000, है ना। तो ये जो हमारा 5,000 निकला है वो हमारा 12 मंथ के लिए निकला। क्लियर है। तो अब फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में यही हो गया कि अगर हम किसी भी एसेट्स को अगर पूरा 12 महीना यूज करते हैं तो उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 5,000 लगेगा। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें 3 सालों के लिए जर्नल एंट्रीज पास करना है। कितना, 3 सालों के लिए। तो अब 3 साल के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैसे आगे कैलकुलेशन होगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
तो अब ध्यान से देखिए, है ना। तो बोलता है क्या कि 1 अक्टूबर 2005 को हम खरीद रहे हैं, ठीक है ना। 1 अक्टूबर 2005 को परचेज मशीन, यानी कि 50,000 में, है ना। तो हमारा कौन सा सेशन चलेगा बाबू, तो सेशन को पकड़ना है ना। तो कंपनी ईयर है, यानी कि हमारा जो सेशन है वो 5-6 है। कितना बाबू, 5, यानी कि 2005-2006, 5 यानी कि अप्रैल में शुरू हुआ और मार्च यानी कि 6 में कंप्लीट हुआ। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या 5-6 में क्या कुछ किए, क्या बेचे हैं, क्या कुछ नहीं किए। इसका मतलब 5-6 में क्या किए हैं, हम पूरा मार्च तक यूज किए हैं। तो मार्च बोले तो बाबू 31 मार्च 2006, यानी कि 2006, है ना। तो इसको क्या करना है, डेप्रिसिएट करना है। क्या करना बाबू, डेप्रिसिएट करना। हाँ, तो ध्यान दिया जाए बाबू, हम समझाते समय पहले क्या बोले थे कि जिस फिनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, उस फिनेंशियल ईयर में जितना महीने के लिए हम उसे एसेट्स को यूज किए हैं, उतने महीने के लिए ही डेप्रिसिएट किया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, हम लोग खरीदे कब है, परचेज किए अक्टूबर में, यूज कब तक किए, मार्च के 2006 में। तो गिन दो ना, अक्टूबर से मार्च, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी हमने 6 महीना यूज किया। क्लियर है। लेकिन बाबू ये तो 5,000 के लिए फिक्स है, तो 5,000 तो नहीं कर सकते हैं, इसीलिए 5,000 6 महीने के लिए, ठीक है। तो 6 महीने के लिए 6/12 होगा। क्लियर है। तो इसकी जो कैलकुलेशन होगा वो 2500 है ना। तो अब इसकी जो माइनस होके आएगा बाबू होगा 47,500। तो अब जो होगा 1 अप्रैल 2006, इसका मतलब कि वैल्यू ऑफ मशीन। क्लियर है, वैल्यू ऑफ मशीन, है ना। तो अब जो हम लोग फिनेंशियल ईयर में आ चुके हैं 6-7, यानी कि 2006-7 में आ गए, है ना। हमारा 5-6 कंप्लीट, इसी तरह से कंपनी ईयर चलेगा 5-6-6-7-7-8, है ना। तो 2005-6 कंप्लीट हो गया, 6-7, तो क्या बाबू 6-7 में क्या हम बीच में बेचे मशीन को, क्या नहीं बेचे। तो नहीं बेचे, इसका मतलब 6-7 में हम पूरा कंप्लीट मशीन को यूज किए। तो 6-7 मतलब क्या, 31 मार्च 2007, है ना। लेस डेप्रिसिएशन। अब थोड़ा ध्यान दिया जाए बाबू, क्लियर है। तो अप्रैल से मार्च, है ना, अप्रैल से मार्च, तो अप्रैल से मार्च यानी कि पूरा 1 साल के लिए, और 1 साल के लिए हमारा क्या हो चुका है बाबू, फिक्स हो चुका है ना। इसीलिए इसका नाम दिया गया है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, यानी 42,500। अब जो इसकी वैल्यू हो गई 1 अप्रैल 2008 को वैल्यू ऑफ मशीन। क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं, मेरा 5-6 कंप्लीट, 6-7 में मेरा कंप्लीट। अब हम लोग आ चुके हैं किसमें, 7-8 में। क्लियर है। तो 7-8 में आ चुके हैं, तो क्या 7-8 में हम लोग बीच में फिर मशीन को बेचे हैं क्या, नहीं। इसका मतलब 7-8 में हम फिर से पूरा 1 साल यूज किए है ना। तो 7-8 बोले तो क्या 31 मार्च 2008। क्लियर है ना। तो बाबू इसकी डेप्रिसिएशन फिर से अप्रैल से मार्च यानी पूरा 1 साल, और 1 साल के लिए हमारा क्या हो चुका है, 5,000 फिक्स हो चुका है। इसका मतलब 37,500। अब हम लोग देखेंगे फिर से 1 अप्रैल 2008। क्लियर है, वैल्यू ऑफ मशीन। क्लियर है। तो बाबू हमें कैलकुलेट करने के लिए कितना बोला है, 3 सालों के लिए। क्लियर है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 साल, 2 साल, 3 साल, और चौथे साल में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ वैल्यू निकाल करके छोड़ देंगे। अब यहाँ पर एक सवाल बनता है बाबू कि सर हम लोग 3 साल कहाँ यूज किए सर, हम लोग तो इसे 2.5 साल ही ना यूज किए हैं। 6 महीने, ये पूरा 1 साल, ये पूरा 1 साल, 2 साल, तो 2.5 साल ही ना हुआ। तो बाबू हम लोग इस तरह से नहीं काउंट करते हैं, हम लोग एक फिनेंशियल ईयर को
हम लोग एक ईयर मान करके चलते हैं, चाहे उस फिनेंशियल ईयर में 2 ही महीना क्यों ना यूज हो, 1 ही महीना क्यों ना यूज हो, लेकिन उस फिनेंशियल ईयर को एक ईयर मान के चलेंगे। इसीलिए फर्स्ट फिनेंशियल ईयर, सेकेंड फिनेंशियल ईयर यानी थर्ड फिनेंशियल ईयर। क्लियर है? तो आपने देखा ना बाबू कि 3 साल के बाद अब आपकी एसेट्स की वैल्यू जो है वो है 37,500 यानी 37,500। तो इस तरह से आपका क्या होता है, डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन होता है। और हम लोग अब देखेंगे इसी पर किस तरह से हमारा ये जर्नल एंट्रीज चलेगा। क्लियर है? तो हमें अब क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं है, हमें यही डेट टू डेट हमें क्या करना है, इसी जर्नल से हमें पास करना है। चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं रिकॉर्ड कैसे करना है जर्नल को, है ना। तो बाबू ध्यान दिया जाए, क्या बोल रहा है, 1 अक्टूबर 2005 परचेज अ मशीन। तो बाबू मशीन परचेज करने के यहाँ एंट्री लिखवा दी है, ठीक है। तो इसका मतलब एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना का एसेट्स हो जाएगा, 50,000 का। क्लियर है? फिर उसके बाद आगे आते हैं, आगे में क्या बाबू, 31 मार्च 2006 को बोलता है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन सॉरी, तो बाबू यहाँ पर एक चीज और भी बताना भूल गए हैं। क्लियर है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो हमारा जो 50,000 है वो 50,000 कैसे है, 45,000 हमने खरीदा और 5,000 हमारा इंस्टॉलेशन चार्जेस है ना। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दिया जाए कि अगर हम लोग 45,000 का एसेट्स खरीदे हैं तो एसेट्स आ रहा और कैश जा रहा है, यानी कि 45,000। चलो ना बाबू यहाँ हम लोग पुट कर देते हैं, है कि नहीं। आप लोग तो इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। क्लियर है? चलिए ठीक है, 45,000। उसके बाद फिर क्या है बाबू, फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ एसेट्स हमने क्या किया है, 5,000 इसे इंस्टॉल करने में लगा है। तो चलो भाई 5,000 हम लोग लिख लिए। क्लियर है ना? उसके बाद फिर हम लोग आते हैं देखना डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के बाद क्या होता है कि हमारा सॉरी इंस्टॉलेशन के बाद क्या होगा, डेप्रिसिएशन ना। तो डेप्रिशिएट हो रहा है कितना बाबू, 25। तो वही तो है फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स। तो इसकी एंट्री मैं क्या लिखवाया हूं, डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन कितना बाबू, 2,500। क्लियर है? अब जो डेप्रिसिएशन होता है ना उसे फिर कहां ट्रांसफर करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, यानी कि ये 2500 और 2500। क्लियर है? अब थोड़ा सा ध्यान दिया जाए बाबू, फिर है आपका सेल। क्या हम लोग बेच रहे हैं क्या, इस एंट्री पे ध्यान नहीं देना, क्या आपको बेचेंगे तभी तो प्रॉफिट हो। तो यानी कि ये दोनों एंट्री हमने पहले ही बताया कि ये दोनों एंट्री क्या होगा आपका, रिपीटेड होगा, यानी बार बार। क्लियर है? तो हमें यहां से देखना है। तो बाबू ध्यान दिया जाए, हमारा ये एंट्री कंप्लीट हो चुका है ना, हमारा ये एंट्री कंप्लीट हो चुका है, डेप्रिसिएशन भी लग चुका है। अब हम लोग फिर से हम लोग आगे आएंगे, यानी 1 अप्रैल यानी कि वैल्यू ऑफ मशीन है ना 47 था। तो वैल्यू का कोई एंट्री पास नहीं होता बाबू, ठीक है। तो वैल्यू को छोड़ेंगे, फिर आगे आएंगे। तो आगे फिर क्या बोलता है, 31 मार्च 2007 को बोलता है डेप्रिसिएशन कितना बाबू, 5,000 का। तो डेप्रिसिएशन का फिर से यही एंट्री होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट कितना 5,000। और जहां डेप्रिसिएशन लगा तुरंत उसे क्या कीजिए, उसी डेट में पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए, यानी पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन 5,000। फिर उसी तरह हम लोग आएंगे बाबू 1 अप्रैल को वैल्यू, यानी वैल्यू की एंट्री नहीं होगी। फिर से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, क्या 31 मार्च है ना। तो 31 मार्च को क्या लगा है, डेप्रिसिएशन लगा है ना। तो फिर से डेप्रिसिएशन की यही एंट्री होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, और फिर डेप्रिसिएशन को पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन क्या होता है बाबू, कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अब हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि मैं इसी डेप्रिसिएशन का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा, जिसमें उसमें कुछ अलग क्वेश्चन होगा, कुछ अलग ट्रिक होगा, जिसमें स्क्रैप वैल्यू भी पढ़ेंगे, है ना, और भी उसमें बहुत चीजें पढ़ेंगे। एक मशीन का भी हम लोग पढ़ेंगे, इसी तरह से 2 मशीन आ जाए, 3 मशीन आ जाए, 10 मशीन आ जाए, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होगा, और शॉर्ट तरीके से पढ़ेंगे। क्लियर है? अभी तो मैं आपको समझाने के लिए इतना थोड़ा हम डिटेल्स में चले, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आपको उतना ही पसंद आएगा जितना कि पहले के वीडियो आपको अब पसंद आया हो। तो इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें बाबू। क्लियर है? और शेयर तो जरूर करें, क्योंकि इससे आपके फ्रेंड को भी क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा।
ठीक है।